सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 5 होने वाला है और इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के एमसीक्यू के करा रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हमने जितने भी एमसीक्यू लाए हुए हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इस सेशन का लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन और आज इसका क्या है एमसीक्यू का पार्ट 5 होने वाला है। तो इस आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतुरूप उपकरण क्या कहलाता है। यानी कि जो बीजांड का बोल सकते हैं प्रवेश द्वार होता है जिसे हम बीजांड द्वार बोलते हैं या माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं, उसमें जो बना तंतुरूप उपकरण होता है उसका कार्य क्या होता है या वह क्या करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बोल रहा है पराग नलिका को खोल देता है। दूसरा ऑप्शन बी है पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने को दिशा देता है। और सी वाला ऑप्शन है पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश कराता है। और दूसरा आपका आखिरी ऑप्शन आ रहा है डी, भ्रूणकोश के भीतर एक से अधिक पराग नलिकाओं को प्रवेश नहीं करने देता है। तो याद रखिएगा बीजांड में प्रवेश द्वार के पास जो बना तंतुरूप उपकरण होता है जिसको हम फिलीफॉर्म बोलते हैं, उसका कार्य क्या होता है कि जब कोई भी परागण के थ्रू वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो उसके बाद वह पराग नलिका का निर्माण करता है और पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड द्वार से होते हुए कहां पर घुस जाएगी, वो भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सेक में घुस जाती है। तो याद रखिएगा उसी एम्ब्रियो सेक में 3 कोशिकाएं होती हैं जो कि बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से एक बीच वाली बड़ी कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं अंड कोशिका और साइड में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो उनके ऊपर अंगुली समान संरचनाएं होती हैं, उन्हीं संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, तंतुरूप उपकरण या फिलीफॉर्म बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इनका कार्य क्या होता है, तो ये दिशा निर्देश करती हैं किसका, जो पराग नलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है उसका दिशा निर्देश करती हैं जिससे कि वह ठीक तरीके से बीजांड द्वार से होते हुए ही भ्रूणकोश में प्रवेश करे। तो इसका आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या बोल रहा है कि जो बीजांड द्वार के प्रवेश बना तंतुरूप उपकरण होता है वह पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने को प्रवेश देता है। तो यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। यानी कि यहाँ पर पादप की कुछ संरचनाएं दे रखी हैं और उनके जोड़ों को दिखाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से किस जोड़ों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है, अगुणित होती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बीजांडकाय तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, और इसी प्रतिव्यासांत कोशिकाओं को ही हम एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका बी, अंड केंद्रक तथा द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिका। और आखिरी डी वाला ऑप्शन है अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिका। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें कि पादप संरचनाओं में से निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। यहाँ पर याद रखिएगा अगर मैं बात करूं बीजांडकाय तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाओं की, तो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो होती हैं वो तो अगुणित होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीजांडकाय है कोशिकाएं वो अगुणित नहीं होती हैं बल्कि वो द्विगुणित होती हैं। तो ये सही जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन कह रहा है अंड केंद्रक तथा द्वितीयक केंद्रक। देखिए अंड केंद्रक जो होता है वो अगुणित होता है, लेकिन यहाँ पर अगर द्वितीयक केंद्रक की बात करें तो इसमें 2 केंद्रक है, इसीलिए ये द्विगुणित संरचना होती है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की। सी वाला ऑप्शन बोल रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। याद रखिएगा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं अगुणित होती हैं, लेकिन इसके साथ क्या दिया है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि द्विगुणित संरचना होती है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब आपका आखिरी वाला ऑप्शन है डी, अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तो याद रखिएगा यहाँ पर अंड कोशिका भी अगुणित संरचना होती है और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी अगुणित संरचना होती हैं। तो इसीलिए दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अंड कोशिका और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं दोनों ही अगुणित संरचनाएं होती हैं या दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आवृत्त बीजियों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है। यानी कि जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनमें जो नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है, वो किसके विभाजन से बनता है।
तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से, बी ऑप्शन जनन कोशिका के विभाजन से, सी बोल रहा है लघु बीजाणु के विभाजन से, या फिर डी कायिक कोशिका के विभाजन से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो याद रखिएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से क्या बनता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि इस संरचना का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब अगर बात करें बी वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पर बोल रहा है जनन कोशिका, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है जब आप परागकण की संरचना पढ़ रहे थे या लघु बीजाणु की संरचना पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो लघु बीजाणु के अंदर का कोशिका द्रव होता है वो विभाजन कर लेता है और दो तरीके की कोशिकाएं बना लेता है। एक होती है कायिक कोशिका और एक होता है जनन कोशिका, और जनन कोशिका ही आगे जाकर के विभाजन कर लेती है जिससे दो नवीगुणक बन जाते हैं उस लघु बीजाणु या परागकण के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और बाकी के आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलोज भित्ति द्वारा घिरा होता है, यानी कि इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक ऐसी संरचना है जो कैलोज नामक भित्ति से घिरी रहती है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है परागकण, ऑप्शन नंबर बी है अंड कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है नर युग्मक, और ऑप्शन नंबर डी है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो बनती कैसे है। तो कहीं ना कहीं आपको बताया गया था जब लघु बीजाणु जन्म बताया जा रहा था, तो वहां पर जो बीजाणु जनक कोशिकाएं थी उन्होंने क्या किया था, पोषण ग्रहण किया था और आकार में बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से क्या बना था, आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी थी। और यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहीं ना कहीं इनकी संख्या लघु बीजाणुधानी में ढेर सारा होता है, तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसी दूसरे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से न जुड़ जाए, इसके लिए प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के चारों तरफ एक स्तर का निर्माण हो जाता था, और उसी स्तर को हम क्या बोलते थे, कैलोज नामक भित्ति। और इसी कैलोज नामक भित्ति को तोड़ने के लिए टेपिटम कैलेज नामक एंजाइम का भी स्राव करता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका के चारों तरफ कैलोज नामक भित्ति पाई जाती है, जिससे कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसी दूसरे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से नहीं जुड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी चौथे क्वेश्चन का सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है मीठी मटर, जिसको हम पाइसम सटाइबम बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम होता है इसका। तो मीठी मटर में किस प्रकार के बीजांड विन्यास पाए जाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि जो मीठा मटर होता है या मटर के पौधे की बात करें तो ये लेग्यूम पादप में आते हैं या फोबेसी कुल के पादपों में आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इनका एक लक्षण होता है कि इनमें जो बीजांड की उपस्थिति होती है या बीजांड विन्यास होता है वो कैसा होता है, सीमांत होता है, यानी कि समस्त फेबेसी या ल्यूग्यूमिनेसी कुल के पादपों में जो बीजांडसन पर जुड़े हुए बीजांड का विन्यास होता है वो कैसा होता है, सीमांत होता है। तो यहाँ पर इसका पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीमांत, और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है दो पौधों को निर्णायक तौर पर एक ही जाति में आने पर कहा जा सकता है, यानी कि ऐसे दो पौधे जो सामान्यतः एक ही जाति में आते हैं उनके लिए कौन सी बातें सत्य हो सकती हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन बात करते हैं ए वाले की, इनमें क्रोमोसोम संख्या समान हो सकता है, यानी कि जो ये दोनों पौधे होंगे जो एक ही जाति में आ रहे हैं निर्णायक रूप से, उनमें क्रोमोसोम की संख्या समान हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है इनमें 90% से अधिक जीन समान हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वे समान दिखते हों एवं उनमें अभिन्न प्रकार के द्वितीयक उपाचायक होते हैं। आखिरी ऑप्शन है डी आपका, वे एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से जन्म कर सकते हैं एवं बीज बना सकते हैं। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर क्लास 12 के बायोलॉजी का पढ़ रखा हो तो मैंने वहां पर आपको बताया भी है ये चीज कि जब कोई दो पौधे किसी एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं तो उन दोनों पौधों में क्या होता है कि वो स्वतंत्र रूप से जनन कर सकते हैं और बीज की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा है, और बाकी का ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। तो यानी कि छठवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो आइए अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की व्यवस्था कितनी होती है, यानी कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं और उनका जो भ्रूणकोश होता है उसमें जो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं उनकी व्यवस्था किस तरीके से होती है। तो मैंने आपको जब चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको तो वहां पर बताया था कि कहीं ना कहीं जो क्रियाशील बीजाणु कोशिका थी उसके अंदर केंद्रक विभाजन हुआ था और 1 से 3 बार केंद्रक विभाजन हुआ था जिससे कि 8 केंद्रक बने थे, और बाद में इन्हीं 8 केंद्रकों का क्या हुआ था, व्यवस्थीकरण हुआ था उस बोल सकते हैं गुरु बीजाणु के अंदर।
और उनमें से 3 केंद्रक ऊपर की तरफ थे जो कि चनेजा भाग में थे, और 3 केंद्रक नीचे की तरफ बीजांड द्वारीय भाग में आ गए थे, और 2 केंद्रक मध्य में थे। तो कहीं ना कहीं इसका अगर मैं व्यवस्था की बात करूं केंद्रकों की, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 2+2, 2+4+2, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, 3+2+2, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर की तरफ चनेजा भाग में थी, 3 बीजांड द्वार की तरफ थी, और 2 बीच में थी। यानी कि हमारा क्या होना चाहिए व्यवस्था, 3+2+3 होना चाहिए। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको गलत दिख रहा है। अब बचा आपका आखिरी और डी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सातवें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 कोशिकाएं कहां पर हो जाएंगी, चनेजा भाग यानी कि निभाग की तरफ हो जाएंगी, और 3 केंद्र कहां पर हो जाएंगे, बीजांड द्वार की तरफ, और बाकी के बचे 2 केंद्र बीच में होते हैं, जिसको हम ध्रुवीय केंद्र भी बोलते हैं या ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं, जो कि द्विकेंद्रकीय होती है। इस तरीके से आपका सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब आइए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक धान के दाने में भूड़ का एकल बीज पत्र किसका प्रदर्शक है। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो धान होता है या गेहूं होता है वो कैसा होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है, और उसमें जो एक बीज पत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं या किस नाम से उसे जाना जाता है। तो जब मैं आपको भूड़ का विकास पढ़ा रहा था एक बीजपत्री पादपों में, तो मैंने वहां पर आपको ये बात बता रखी है कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका जो एक बीज पत्र कहलाता है उसका नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्विटलम। क्या बोलते हैं, स्क्विटलम। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर स्क्विटलम ऑप्शन दिया हो तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्क्विटलम, ऑप्शन नंबर बी है प्रोफिल, ऑप्शन नंबर सी है मूलांकुर चोल, और ऑप्शन नंबर डी है परांकुर चोल। तो आपको मालूम होगा कि 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। यानी कि जो धान का एक बीजपत्री पौधा होता है और उसमें जो उसका एक बीज पत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विटलम बोलते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आइए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, अपस्थानी भूड़ता कहे जाने वाले एक असंग जनन प्रारूप से भूड़ सीधे किससे परिवर्धित होता है। यानी कि अपस्थानी भ्रूणता अगर आपने प्रोसेस पढ़ रखा हो, और मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि जो अपस्थानी भ्रूणता होती है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, वो कैसे होती है और कि बोल सकते हैं पुष्प के किस भाग से होती है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, भ्रूण कोश के भीतर सहायक कोशिकाओं अथवा प्रतिमुखी कोशिकाओं से अपस्थानी भ्रूणता आती है, या फिर बीजांडकाय अथवा अध्यवड़ों कोशिका से, या फिर युग्मनस से, या फिर बीजांडकाय के भीतर सहायक या भ्रूण कोशों से। तो यहां पर हम देखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है और बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्योंकि अपस्थानिक भ्रूणता में होता क्या है कि जो आपकी अध्यवड़ की कोशिकाएं होती हैं या फिर कहाँ की, या फिर बीजांडकाय की कोशिकाएं, ये लगातार विभाजन करती हैं और अपनी संख्या को बढ़ा करके किसमें चेंज हो जाती हैं, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में चेंज हो जाती हैं। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं। और ये अपस्थानिक भ्रूणता हमेशा या तो बीजांड की कोशिकाओं में होंगी या तो अध्यवड़ की कोशिकाओं में ही होंगी। तो यहाँ पर आपके 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। अब आइए बात करते हैं हम 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, भ्रूण कोश की किस कोशिका में से होकर पराग नलिका भ्रूण कोश में जाती है। यानी कि भ्रूण कोश की किस कोशिका में से होकर के जो पराग नलिका होती है वो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है आपाती सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रकीय कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है सी है अंड कोशिका, और ऑप्शन नंबर डी है अपहासित सहायक कोशिका। तो आपको अगर बोल सकते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश पता हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब पराग नलिका परागण के थ्रू वर्तिकाग्र पर आता है तो वहां से वो पराग नलिका का निर्माण करता है, और पराग नलिका वर्तिका से होते हुए कहां पर जाती है, बीजांड द्वार तक पहुंचती है, और बीजांड द्वार के ठीक अंदर की तरफ क्या होता है, भ्रूणकोश प्रेजेंट होता है। और भ्रूणकोश के नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती है, जिनमें से बीच में होती है अंड कोशिका और साइड में होती है सहायक कोशिकाएं, और उन सहायक कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, अपहासित सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपहासित सहायक कोशिका। इन्हीं के ऊपर क्या पाई जाती हैं, फिलीफॉर्म पाई जाती हैं, जो कि मार्गदर्शन करती हैं पराग नलिकाओं का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका 10वां क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, जो है अपहासित सहायक कोशिका, क्योंकि यही अपहासित सहायक कोशिका भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। अब आइए बात करते हैं हम यहाँ पर 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, एंथेसिस एक परिघटना है जिसका संबंध होता है। यानी कि एंथेसिस का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके की परिघटना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर
पुष्पकली के खुलने से, पराग के बनने से, या फिर ऑप्शन नंबर सी परागकोश के विकसित होने से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर वर्तिकाग्र द्वारा पराग के ग्रहण से। तो याद रखिएगा जो एंथेसिस होता है इसका मतलब होता है कि जो पुष्पकलिका अवस्था में है वो क्या होती है, विकसित हो जाती है, और पुष्प के विकसित होने से लेकर के उसके फल में परिवर्तित होने तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथेसिस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एंथेसिस का लिए जो सही कथन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पुष्प कली के खुलने की प्रक्रिया होती है जो एंथेसिस कहलाती है, और यह प्रक्रिया पुष्प के खुलने से लेकर के उसके फल बनने तक के पूरे समय को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रामीण क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण क्वेश्चन की। ब्राह्मण क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से वह कौन से प्रकार का बीजांड है जिसमें भ्रूणकोश घोड़े के नाल के आकार का तथा बीजांड वृंतियों बीजांड द्वार एक दूसरे के निकट होते हैं। यानी कि वह कौन से बीजांड की संरचना है जिसमें बीजांड जो होता है घोड़े के नाल की, जो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है वो घोड़े के नाल की तरह होता है और बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंत एक दूसरे के काफी निकट होते हैं। तो अगर आपने बीजांड के प्रकार को देख रखा है तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड होता है, अनुप्रस्थ बोले तो एम्फीट्रॉफिस प्रकार का, इसमें जो बीजांड वृंत होता है और बीजांड द्वार होते हैं ये एक दूसरे के निकट होते हैं, और बीजांड के अंदर का जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है, घोड़े के नाल की तरह होता है। तो इसीलिए आपके ब्राह्मण क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं आज के सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तरामा है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। यानी कि यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर अजैविक परागण में वायु द्वारा परागण बहुतायत में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? ये कथन तो सही है लेकिन हमें चुनना है गलत कथन को, तो यहाँ पर ये कथन सही होने के कारण इसका सही ऑप्शन ये नहीं होगा, तो इसीलिए ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। आइए बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। परागण के लिए मक्खियों तथा भृंगों को आकर्षित करने के लिए पुष्प में गंध उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब कीट परागण होता है तो पुष्प कैसे होते हैं, कीट परागण करने वाले सुगंधित होते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका बी वाला ऑप्शन भी जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। सी वाला ऑप्शन बोल रहा है कीटों जो कि सलभ है, सलभ एक प्रकार का कीट होता है, इसके अलावा जो तितलियां होती हैं सबसे अधिक परागण करते हैं। तो याद रखिएगा कीट परागण में अगर बात की जाए तो मैंने आपको बता रखा है परागण की प्रक्रिया में कि कीट में सबसे अधिक कीट परागण कौन करता है, मधुमक्खियां करती हैं, दूसरे नंबर पर तितलियां आती हैं और लास्ट में चींटी आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सलभ और तितलियों को सबसे अधिक मात्रा में परागण के लिए जिम्मेदार बताया गया है कीट परागण में। तो ये यहाँ पर आपका गलत कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, और आपके 13वें क्वेश्चन का जो गलत कथन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कीट परागण में सबसे ज्यादा परागण होता है मधुमक्खियों द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, तितलियों और सलभ द्वारा। तो ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। पुष्पी पादपों में जल के द्वारा परागण की प्रक्रिया बहुत ही दुर्लभ होती है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में जल परागण आपको देखने को मिलेगा, और जिन पौधों में पाया भी जाता है तो वो बहुत ही दुर्लभ स्थिति में देखने को मिलता है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसलिए 13वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है और बाकी का ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए, तो इस तरीके से आपने आज के सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और उनका कौन सा ऑप्शन क्यों सही है उसके पीछे का रीजन भी आपने देख लिया है। तो आई होप आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।